हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करती हूँ। तो जो आपका आज का टॉपिक होने वाला है वह क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है। यानी हम लोग सौर मंडल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये जो आपका सौर मंडल है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्लास क्या हुआ था, ऑरिजिन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ। उसी के साथ में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे ब्रह्मांड की यानी यूनिवर्स का ऑरिजिन कैसे हुआ था, यानी ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि आपके जो तारे हैं वह कैसे बनते हैं और उनका समाप्ति कैसे होता है, सारा चीज हमने देख लिया है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, आपका सौर मंडल यानी कि बोल सकते हैं सोलर सिस्टम। ये जो सोलर सिस्टम है इसमें हम लोग ये जो सूर्य होता है, सूर्य और इसके चारों तरफ जो हमारी 8 ग्रह पाई जाती है उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो सोलर सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो जो आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट मतलब कि मेन रोल होता है किसका होता है, तो हमारे सन का होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूर्य को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सूर्य की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, आपका कोर जोन क्या होता है, कन्वेक्शनल जोन क्या होता है, रेडिएशन जोन क्या होता है, फोटोस्फीयर क्या होता है, क्रोमोस्फीयर क्या होता है, कोरोना वाला भाग क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सूर्य के स्ट्रक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके सूर्य के बारे में पढ़ना है और फिर सूर्य को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कुछ जानकारियां लेते हैं और जो हमारे सन है उनका क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले तो जो हमारा सन होता है यानी जो हमारे सूर्य होते हैं वह हमारा क्या है, एनर्जी का सबसे प्राइमरी सोर्स है। यानी हमारे पृथ्वी के लिए अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो जो हमारा सूर्य है वही क्या है, सबसे प्राइमरी सोर्स है। तो यहाँ पे लिखना है कि इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी के अगर प्राइमरी सोर्स की कोई बात करता है तो वो हमारा कौन हो जाते हैं, सूर्य देवता हो जाते हैं। पृथ्वी के लिए सबसे जो प्राइमरी ऊर्जा का काम मतलब प्राइमरी एनर्जी का जो काम करता है वह कौन करते हैं, तो हमारे सूर्य देवता करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और सबसे पहले उसका पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, कोर जोन क्या होता है, आपका रेडिएशन जोन क्या होता है, कन्वेक्शनल जोन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ सन। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, स्ट्रक्चर ऑफ, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर इसे ऊपर करूंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सन यानी जो हमारी सूर्य की संरचना होती है उसके बारे में हमें एक पिक्चर बनाना होगा और उसी पिक्चर के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे कि हमारे सूर्य में कौन कौन से लेयर पाई जाती है और उनका क्या महत्व होता है। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। जो सूर्य का स्ट्रक्चर है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगला स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, उसी स्लाइड पे हमारा क्या होगा, अच्छा बनेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ सन की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे जो उसका आंतरिक भाग होता है वह क्या होता है, कोर रीजन। यानी ये हो गया आपका कोर जोन। इसको हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में मतलब इस भाग का नाम क्या है, कोर कोर जोन है। कोर जोन के बाद जो आपका अगला लेयर आता है वह क्या आता है, आपके रेडिएशन जोन का आता है। ये हमारा कौन सा लेयर हो जाता है, तो आपका हो जाता है रेडिएशन जोन। यहाँ पे मैं पहले अच्छे से लिख देती हूँ, रेडिएशन रेडिएशन जोन। ठीक है, जोन में यहाँ पे लिख रही हूँ। फिर इसके बाद जो हमारा अगला लेयर आता है, वह क्या आता है, सूर्य का कन्वेक्शनल जोन। यानी मैं अगर इससे बनाऊं ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाता है,
कन्वेक्शनल जोन हो गया मैम। पहले हमने आपको क्या बताया, जो हमारे सन का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को पिक्चर मेथड से हम लोग बना लेते हैं, फिर उसे क्या करेंगे, आपकी कोर जोन के बारे में बताएंगे, रेडिएशन जोन के बारे में बताएंगे, आपके कन्वेक्शनल जोन के बारे में बताएंगे। सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पर बताई जाएगी मेरे द्वारा। तो देखिए यहाँ पे लिखना है कन्वेक्शनल जोन, ठीक है। जोन में फिर नीचे लिख रही हूँ कन्वेक्शनल जोन। अब ये हो गया हमारे सूर्य का आंतरिक भाग का संरचना। अब हम लोग कहाँ आते हैं, तो अपने सूर्य के जो हमारा बाहरी परत होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि कितने लेयर अब पाए जाते हैं। तो मैं अगर पिंक कलर लूं तो यहाँ पे अब जो हमारा अगला लेयर आएगा वह किसका आएगा, आपके कोरोना का आएगा। वह किसका आएगा, आपके कोरोना वाले पार्ट का आएगा। तो ये जो आपको लेयर दिख रहा है, अगर मैं इसको डार्क कर दूं तो ये जो आपको लेयर दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाता है, कोरोना वाला रीजन हो जाता है। इसे मैं डार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। ये हमारा कोरोना वाला पार्ट हो जाता है। ये हमारा कोरोना वाला भाग हो गया। कोरोना वायरस नहीं समझना है, ठीक है। ये हमारे सूर्य का लेयर है। ये जो मैं ऐसे कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा हमारा लेयर है। तो मैम कोरोना का लेयर है। ये हो गया आपका कोरोना वाला भाग, ठीक है। तो ये जो हमारा दिख रहा है ये कौन सा भाग हो गया, हमारा कोरोना वाला भाग हो गया। थोड़ा सा मैं इसको कन्वेक्शनल जोन को भी अच्छे से कर दूं ताकि ये अपना अस्तित्व बनाए रखे और यह दिखता रहे, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, ये मैम हो गया हमारा कोरोना। इसे हमने क्या कहा, कोरोना। अब इस सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। फिर कोरोना के बाद जो आपकी अगली लेयर आती है वह किसकी लेयर आती है, तो आपके क्रोमोस्फेयर की आती है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूं, ये हो गया आपका क्रोमोस्फेयर। ये वाला जो लेयर दिख रहा है इसे मैम ने मतलब हमने क्या कहा, तो क्रोमोस्फेयर। ये वाला लेयर हो गया हमारा क्रोमोस्फेयर। ये सब क्या है, हमारे सूर्य की बाहरी लेयर है, यानी आउटर मोस्ट क्या है, लेयर है, यानी बाहरी परत है। अब हमारा एक लेयर बच जाता है जो कि क्या है, हमारा है वो क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर। तो फोटोस्फेयर को थोड़ा अच्छे से बनाना है, प्यार से बनाना है, ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वह अच्छा दिखे, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लेयर आपको बना रहे हैं ये हमारा क्या होगा, आपका फोटोस्फेयर होगा। ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको फोटोस्फेयर बोलते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा भाग दिख रहा है तो इसे हम लोग यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर फोटोस्फेयर ठीक है। ये वाला हमारा भाग कौन सा हो गया, तो आपका फोटोस्फेयर वाला भाग हो गया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बारे में डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि देखिए ये जो आपका कोर जोन हो गया और जो आपका रेडिएशन जोन हो गया और जो आपका कन्वेक्शनल जोन हो गया, ये तीनों ऐसे लेयर है जो कि हमारे सूर्य के आंतरिक भाग मतलब आंतरिक भाग वाला लेयर है। लेकिन जो हमारा कोरोना वाला पार्ट आता है, फिर हमारा क्रोमोस्फेयर वाला पार्ट आता है, फिर हमारा फोटोस्फेयर वाला पार्ट आता है, यह किसका भाग है, तो यह आपके सूर्य के बाहरी परत का क्या है, भाग है। तो ये हो जाता है हमारा सूर्य की संरचना। आपको भी अपने नोटबुक पे बहुत अच्छे से बहुत प्यार से अपने चित्रकारी का वहां पे प्रदर्शन करते हुए इसे बनाना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया
कि मैम हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सन कैसा, कुछ ऐसा दिखता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कोर जोन को पढ़ेंगे, फिर आपके रेडिएशन जोन को रेडिएशन जोन क्यों कहा जाता है, फिर आपके कन्वेक्शनल जोन में क्या होता है, फिर कोरोना वाला भाग क्या होता है, सारी चीजें का अब हम लोग सारी चीजों का मतलब डिटेल यहाँ पे लेते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ पे लिखना है आपके कोर जोन के बारे में। अब जो मैं आपको लिखवाऊंगी, आपको थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि ये जो जानकारी है आपका हमेशा के लिए बना रहे। तो यहाँ पे लिखिए कोर कोर जोन, ठीक है। तो कोर जोन को हिंदी में भी क्या बोलेंगे, कोर जोन ही बोलेंगे। तो इस कोर जोन को ना हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य का एनर्जी हाउस बोलते हैं। एनर्जी हाउस क्यों बोलते हैं, अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे लिखना है, इसे सन का एनर्जी हाउस, एनर्जी हाउस बोला। एनर्जी हाउस या पावर हाउस भी बोल सकते हैं। एनर्जी हाउस, यहाँ पे पावर हाउस ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसे सूर्य का, यहाँ पे लिखिए, इसे सूर्य का पावर हाउस, पावर हाउस कहा जाता है। अब सवाल आता है कि मैम इसे सूर्य का पावर हाउस क्यों बोला जाता है, कोर वाले भाग को क्यों बोला जाता है। तो क्यों का जवाब अब आपको मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि आपके कोर वाले भाग में ही क्या होता है, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। कोर वाले भाग में ही क्या होता है, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। और फिर ये एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या करते हैं, हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, एनर्जी एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो जो आपके सूर्य के लिए जो एनर्जी का सोर्स होता है वह कहाँ बनता है, वो आपके कोर वाले रीजन में बनता है। कैसे बनता है, तो एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के बीच में नाभिकीय संलयन होने के बाद हीलियम बनता है। हीलियम के साथ एनर्जी रिलीज होती है और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कोर वाले भाग को सूर्य का पावर हाउस कहा जाता है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखना है, यही बात आपको यहाँ पे लिखना है। इसे सूर्य का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के बीच में तथा यहाँ पर एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, होती है। क्योंकि यहाँ पर आपके एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तथा एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में मिलकर क्या करता है, आपके हीलियम का फॉर्मेशन करता है और साथ में एनर्जी को रिलीज करता है। तथा यहाँ पे लिखना है, तथा एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में मिलके साथ में मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन करता है, यानी निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, साथ ही एनर्जी को रिलीज करता है। साथ ही आपका क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, साथ ही एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी, मैम एनर्जी तो ये सबसे क्या है, मेन बात है। मतलब सूर्य के लिए क्या है, एनर्जी ही क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सूर्य के पास एनर्जी नहीं होता तो बिना काम का होता, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये जो आपका कोर वाला भाग होता है इसे पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैम यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोजन का
दूसरे हाइड्रोजन के साथ में नाभिकीय संलयन होता है और यह दोनों आपस में मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में एनर्जी को रिलीज करते हैं, जो कि सूर्य के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हमारा कोर वाला क्या हो गया, भाग आपका कंप्लीट होता है। मैम हमारा ये कोर वाला भाग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने कोर वाले रीजन को देख लिया, समझ लिया कि कोर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सूर्य के इस स्ट्रक्चर में। तो या इसे पावर हाउस हमने कहा, क्यों कहा वो सारी बातें हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेडिएशन जोन पे कि रेडिएशन जोन यानी इसे विकिरण क्षेत्र क्यों कहते हैं। तो होता क्या है कि देखिए, अब कोर में क्या हो गया ना कि चारों तरफ ऊर्जा बन रहा है। अब कोर में ऊर्जा बना है तो ऊर्जा निकलने के लिए भी एक जगह आपका बनना चाहिए। तो कोर में बनी हुई ऊर्जा चारों तरफ निकलती है और वह क्या करती है, अपने रेडिएशन जोन का निर्माण करती है। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अब क्या आपको लिखना है, किसके बारे में, तो रेडिएशन जोन के बारे में, रेडिएशन जोन के बारे में, रेडिएशन जोन, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो विकिरण क्षेत्र कहेंगे। जिनको हिंदी मतलब लिखना है वो लिख सकते हैं, इसे हिंदी में विकिरण क्षेत्र बोलेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है बता दीजिए। होता क्या है कि कोर से बनी हुई ऊर्जा चारों तरफ फैलती है और आपके विकिरण क्षेत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो कोर से बनी हुई ऊर्जा, यहाँ पे लिखना है, कोर में बनी हुई ऊर्जा चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ फैलती है तथा क्या करती है, तथा रेडिएशन जोन का यानी रेडिएशन जोन का क्या करती है, निर्माण करती है, तथा रेडिएशन जोन का निर्माण करती है। ठीक है, मैंने रेड से लिख दिया, कोई बात नहीं। तथा क्या करती है, आपके रेडिएशन जोन का निर्माण करती है। एक बार थोड़ा सा इसको पिक्चर मेथड से समझ लेना है। मैम ये हमारा हो गया, थोड़ा सा अब बता दो पिक्चर से। तो देखो, मैं आपको पिक्चर से बताने की कोशिश तो करूंगी ना भाई। देखो, ये हमारा हो गया कोर वाला पार्ट, कोर वाला भाग हो गया। तो हमने क्या कहा कि आपके कोर से ऊर्जा बनी और ऊर्जा बनने के बाद अब यह चारों तरफ क्या होगी, फैलेगी। तो यहाँ से निकल रही है आपकी ऊर्जा और यही क्या कर रही है, अपने आगे विकिरण क्षेत्र का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। और इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, आपका रेडिएशन जोन बोलते हैं। रेडिएशन जोन यानी इसे रेडिएशन जोन क्यों कहा, विकिरण क्षेत्र क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर से बनी हुई ऊर्जा चारों तरफ निकल रही है और फैल रही है और आपके विकिरण क्षेत्र का निर्माण कर रही है। तो ये हमारा दो स्ट्रक्चर सूर्य का जो आंतरिक भाग का होता है, कोर जोन, रेडिएशन जोन, ये हमारा होता है कंप्लीट। अब हम लोग कहाँ आएंगे, तो अपने कन्वेक्शनल जोन पर आएंगे। ये आपका कन्वेक्शनल जोन यानी संवहन क्षेत्र क्या होता है, अब इससे हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए, अगर हम लोग कन्वेक्शनल जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अब ऊर्जा तो क्या हो गया, बन गया और एक विकिरण क्षेत्र का भी निर्माण कर लिया। अब ऊर्जा का क्या करना है, हमें संवहन करना है, यानी ऊर्जा का क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, मतलब परिवहन करना है। यानी ऊर्जा बन गया तो एक ही जगह रहेगा तो काम तो होगा नहीं, उसका थोड़ा सा परिवहन होना चाहिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे फैलना चाहिए। तो वही परिवहन करने का काम यानी एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का काम कौन करता है, हमारा कन्वेक्शनल जोन करता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल जोन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कन्वेक्शनल जोन। तो सबसे पहले तो आपको एक बात लिखना है कि यह हमारे सूर्य के आंतरिक भाग का सबसे बाह्य परत है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आंतरिक भाग में हमारा एक कोर जोन आ गया, फिर हमारा रेडिएशन जोन आ गया, फिर हमारा कन्वेक्शनल जोन के बाद हमारे सूर्य का बाह्य परत यानी आउटर
रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको क्या हम लोग कहेंगे कि ये जो आपका कन्वेक्शनल जोन है यह हमारे सूर्य के आंतरिक भाग का सबसे बाहरी परत है। तो यहाँ पे लिखना है इसके बारे में कि यह सूर्य के यह सूर्य के यह सूर्य के आंतरिक भाग का सबसे बाह्य परत है, सबसे बाहरी परत है, बाहरी परत है, ठीक है, बाहरी परत है। और यहाँ पर होता क्या है, और यहाँ पर संवहन धाराओं के माध्यम से आपके क्या होता है, ऊर्जा का परिवहन होता है। मैम ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी है, हमारे डेली लाइफ में भी किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने वाली क्या होती है, हमारे यहाँ पे बहुत सी संसाधनें बनाई गई है। तो उसी तरह सूर्य में जो ऊर्जा बना है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही करने का काम, यानी एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम, परिवहन करने का काम हमारा कौन कर देता है, आपका कन्वेक्शनल जोन करता है। इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, आपका कन्वेक्शनल जोन पड़ गया। जैसे पौधों में हमारे दो टिश्यू पाए जाते हैं, एक आपका फ्लोएम और एक जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, आपके फूड को क्या करता है, पौधों में ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो एक कोई चीज होना चाहिए जो कि हमारे पौधों में हो गया, मनुष्य में हो गया, सूर्य में हो गया, जो कि ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता हो, तो वो आपका जरूरी होना चाहिए। तो वही हमारे सूर्य में भी जो आपका कन्वेक्शनल जोन होता है यह क्या करता है, हमारे ऊर्जा का परिवहन करने का मतलब काम करता है अपने संवहन धाराओं के माध्यम से। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि यह अपने संवहन धाराओं के माध्यम से, यह अपने संवहन धाराओं के माध्यम से, संवहन धाराओं के माध्यम से, धाराओं के माध्यम से ऊर्जा का परिवहन करने का काम करता है, से ऊर्जा का परिवहन करने का काम करता है, ठीक है, काम करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम हमारा कन्वेक्शनल जोन क्या होता है। तो बस इतना याद रखना है कि यह अपने संवहन धाराओं के माध्यम से ऊर्जा का परिवहन करने का काम करता है। यानी ऊर्जा बन तो गया लेकिन उसे ट्रांसपोर्टेशन भी तो उसका करना है ना, उसका परिवहन भी करना है, तभी चारों तरफ फैल पाएगा। तो वह काम कौन कर देता है, आपका वो कन्वेक्शनल जोन कर देता है। तो हमने क्या क्लियर कर लिया, अपने सूर्य का जितना भी हमारा आंतरिक भाग वाला लेयर होता है उससे हमने पढ़ लिया। अब हम लोग कहाँ आते हैं, सूर्य के इस कोरोना वाले रीजन पे आएंगे, क्रोमोस्फेयर वाले पे आएंगे, फिर आपके फोटोस्फेयर वाले पे आएंगे। तो देखिए कोरोना के बारे में अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना है और आगे बढ़ते चलना है। तो अगर मैं कोरोना की बात करूं, देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, कोरोना वायरस नहीं समझना है, ठीक है, कोरोना। तो ये जो आपका कोरोना होता है यह हमारे सूर्य का क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो यहाँ पे लिखना है यह सूर्य का आउटर मोस्ट लेयर होता है, लेयर बोल लीजिए या सरफेस बोल लीजिए, ठीक है, लेयर होता है। और यह क्या होता है, आपका इनविजिबल होता है, यानी अदृश्य होता है, यह दिखता नहीं है। और यह आपका इनविजिबल होता है। और यह कैसा रीजन होता है, तो बहुत ज्यादा गर्म रीजन होता है, मतलब यहाँ पे जो तापमान होता है बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे लिखना है हॉट रीजन। अब थोड़ा सा बस आपको मैं ऐसे लिखवा रही हूँ, ये आपका होता है हॉट रीजन। और यहाँ पर और एक विशेषता इसकी क्या पाई जाती है कि यहाँ पर आयोनाइज्ड गैस पाई जाती हैं, यहाँ पर आयोनाइज्ड गैसें क्या होती हैं,
पाई जाती हैं, गैस पाई जाती है। तो ये बस थोड़ा सा आपको समझना है कि मैम जो हमारा कोरोना वाला भाग होता है यह हमारे सूर्य का आउटर मोस्ट लेयर होता है और यहाँ पर मतलब यह आपका इनविजिबल होता है। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, यह दृश्य मतलब अदृश्य होता है, यह प्रकाश, इसे हम देख नहीं सकते। फिर हमने क्या कहा, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो यह हॉट रीजन होता है और यहाँ पर आपका आयोनाइज्ड गैसें पाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका कोरोना वाला रीजन। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्रोमोस्फेयर को। मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा क्रोमोस्फेयर होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वह आपका 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने फोटोस्फेयर पे। तो जो फोटोस्फेयर होता है यह क्या होता है, हमारे सूर्य का ऐसा सरफेस होता है जो कि विजिबल होता है, यानी इसे हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे फोटोस्फेयर के बारे में लिखना है। क्रोमोस्फेयर को तो हमने बता दिया ना कि ये आपका क्या होता है, इसे हिंदी में वर्ण मंडल बोलते हैं और इसका टेम्परेचर आपका 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आते हैं हम लोग अपने फोटोस्फेयर पे। यहाँ पे लिखना है आपको फोटोस्फेयर, फोटो फोटोस्फेयर, ठीक है। ये आपका फोटोस्फेयर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझना है। तो यह आपका फोटोस्फेयर होता है, क्या होता है, विजिबल लेयर होता है, यानी इट इज द फोटोस्फेयर इज द सरफेस ऑफ विजिबल, मतलब ये जो होता है यह क्या होता है, आपका विजिबल होता है, यानी यह दिखता है। तो यह सूर्य का ऐसा सरफेस है या लेयर बोल सकते हैं, सरफेस है जो कि दृश्यमान होता है, जो कि दृश्य या विजिबल लिख देते हैं, ठीक है, जो कि विजिबल होता है, जो कि अब हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, विजिबल, दृश्यमान की दृश्य बोलेंगे, मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो देखिए हमने क्या कहा कि यह सूर्य का ऐसा सरफेस होता है, सरफेस है जो कि क्या होता है, विजिबल होता है, विजिबल होता है, यानी यहाँ से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से प्रकाश निकलती है। प्रकाश कहाँ से निकलती है, तो आपके फोटोस्फेयर से निकलती है, इसीलिए तो इसे हमने क्या कहा, फोटोस्फेयर। फोटो का मतलब ही होता है प्रकाश और स्फेयर का गोला, यानी प्रकाश का गोला। स्फेयर का मतलब क्या होता है, गोला, फोटो का मतलब प्रकाश, तो कैसा गोला, प्रकाश का गोला। तो यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से प्रकाश निकलती है, ठीक है। यहाँ से आपकी क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है। और अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर कितना होता है आपका, 5500 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर इसका कितना होता है, तो मैम 5500 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस। जहां हम लोग जाएंगे तो हमारा तो कुछ बचेगा नहीं, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 5500 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, आपका टेम्परेचर होता है। तो ये हो जाता है हमारे सूर्य के जितने भी हमारे लेयर थे वो आपके कंप्लीट। अब थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेना है, रिवीजन करना है ताकि यहीं पर हमें चीजें क्या हो जाए, बहुत अच्छे से याद हो जाए। हमने सूर्य के यानी स्ट्रक्चर में देखा कि सबसे इसका आंतरिक भाग में 3 लेयर पाए जाते हैं। एक इसका कोर जोन होता है, इसे हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर आपके हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के बीच में मतलब नाभिकीय संलयन होता है और एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का फॉर्मेशन करता है और साथ में आपका एनर्जी रिलीज करता है। कोर में बनी हुई ऊर्जा चारों तरफ फैलती है और आपके रेडिएशन जोन का निर्माण करती है, विकिरण क्षेत्र का निर्माण करती है, इसलिए इसे रेडिएशन जोन कहा जाता है। और इसे कन्वेक्शनल जोन क्यों कहा गया, क्योंकि ऊर्जा बन तो बन गया, अब उसके ट्रांसपोर्टेशन करने का भी कोई ना कोई जरूरी चीज होना चाहिए। तो ये जो हमारा संवहन होता है, मतलब संवहन क्षेत्र होता है, यह क्या करता है, अपने संवहन धाराओं के माध्यम से क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करने का काम करता है, इसलिए हमने इसे कन्वेक्शनल जोन कहा। अब हमारा आ जाता है कोरोना वाला रीजन। तो कोरोना वाले भाग को हमने क्या कहा, यह सूर्य का बाहरी परत होता है, यानी ये तीनों तो आंतरिक परत हो गए और ये जो कोरोना वाला भाग हो गया, अब यहाँ से हमारे सूर्य का बाहरी परत शुरू हो जाता है। तो इसे हमने क्या कहा, यह आपके सूर्य का बाहरी परत है जो कि क्या होता है, आपका इनविजिबल होता है,
इनविजिबल का मतलब दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे आयोनाइज्ड गैस पाई जाती है। और यहाँ पे हॉट रीजन इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा होता है। तो हमने क्या किया, आपके सूर्य के जितने भी लेयर थे, फिर फोटोस्फीयर हो गया, उसको हमने कर लिया। अब हम लोग अपने आते हैं सोलर सिस्टम पे। तो सोलर सिस्टम में हमारी जो भी 8 ग्रह पाई जाती है, उसमें से आज 2 ग्रह को केवल क्लियर करेंगे, आपका बुध और शुक्र। और जो हमारी पृथ्वी ग्रह होगा उसे बहुत अच्छे से डिटेल में एक सेपरेट क्लास में करेंगे, और पृथ्वी के साथ जितने भी हमारी ग्रह बच जाएंगी उसको भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सोलर सिस्टम को बनाना होगा। सोलर सिस्टम, ठीक है। तो देखिए सोलर सिस्टम में हमारे पहले 9 ग्रह पाई जाती थी, जिसको हमने प्लूटो को हटा दिया। अब हमारी 8 ग्रह पाई जाती है। तो उनका एक बार हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर बना लेते हैं, ताकि आपको सीक्वेंस पता चल जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी सीक्वेंस में भी सजाने के लिए दे देता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे सूर्य देवता पाए जाएंगे, यानी सन। ये हमारा हो गया सूर्य देवता। अब सूर्य के बाद जो हमारा सबसे सूर्य के जो निकटतम ग्रह होता है वह कौन सा हो जाता है, मरकरी यानी बुध। तो यहाँ पे लिखना है, ये हमारी बुध हो गई। बुध के बाद हमारी शुक्र आ जाती है, यानी वीनस आ जाती है। वीनस के बाद हमारी शुक्र के बाद, एक मिनट में सेल चेंज कर लेती हूँ। तो देखिए आपकी सबसे पहला तो सूर्य आ गया, फिर सूर्य के बाद कौन सा आएगा, आपका आ जाएगा बुध यानी मरकरी। मरकरी के बाद हमारा शुक्र। तो यहाँ पे पहले मैं बना लेती हूँ, तब आपको लिखूंगी, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी आएगा। पृथ्वी के बाद हमारा मंगल आएगा। मंगल के बाद आपका बृहस्पति आएगा। बृहस्पति के बाद आपका शनि आ जाएगा। शनि के बाद आपका अरुण आ जाएगा। अरुण के बाद आपका वरुण आ जाएगा। अब सबके नामों को थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आपको मैं 2 आज ग्रह को केवल क्या करूंगी, कंप्लीट करूंगी, और जो बाकी बचेगा हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ये हमारा हो गया बुध। बुध के बाद हमारा आ जाएगा शुक्र। बुध शुक्र। शुक्र के बाद आ जाएगी हमारी पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आ जाएगी हमारी मंगल ग्रह, मंगल। यहाँ पे आ जाएगी आपकी मंगल। मंगल के बाद आ जाएगी हमारे बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आ जाएगी हमारी शनि। शनि। शनि के बाद हमारा आ जाएगा अरुण। अरुण यानी यूरेनस। अरुण। अरुण के बाद आ जाएगा हमारा वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून, नेपच्यून भाई, वरुण। इसके इंग्लिश को मैं, चलो इंग्लिश भी लिख ही देती हूँ, नहीं तो कोई ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको बुध को हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी। मरकरी। शुक्र को क्या कहते हैं, वीनस। इसको बोलेंगे वीनस। पृथ्वी को तो सबको पता है, अर्थ। अर्थ। मंगल को मार्स। एलॉन मस्क को कहाँ जाना है, तो मंगल ग्रह पे जाना है, जो कि उनका बहुत फेवरेट बोल सकते हैं कि मिशन है। जब भी कहीं जाएंगे, मार्स मार्स ऑक्यूपाई, मार्स ऑक्यूपाई, अपना वो टी शर्ट भी पहनते हैं कि हमें क्या करना है, मंगल ग्रह को ऑक्यूपाई करना है, यानी वहां पे जाना है। और वो बहुत से अपने ऐसे मिशन चला रहे हैं जहां पे सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह पे क्या किया जाए, जो मानव है उससे बसाया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। फिर मंगल के बाद हमारा क्या आ जाता है, बृहस्पति यानी जुपिटर। आप लोग को एलॉन मस्क से कुछ सीखना चाहिए कि जो भी दुनिया में संभव नहीं हो सकता है, उसे क्या कर सकते हैं, पॉसिबल करके दिखा रहे हैं। कि मतलब हम लोग मंगल ग्रह पर भी जा सकते हैं, वहां पे भी मानव क्या हो सकते हैं, जीवन बसा सकते हैं। तो सोचना चाहिए कि वो कितना काम कर रहे हैं बड़े बड़े। तो ये आपका जुपिटर हो गया। जुपिटर के बाद हमारा सैटर्न आ जाता है, सैटर्न। और अरुण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूरेनस। यूरेनस। यूरेनस के बाद हमारा आ जाता है वरुण, जिसे नेपच्यून बोलेंगे, नेपच्यून। नेपच्यून कहाँ गया भाई, चलो
रेड कलर ले लेते हैं, नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 8 आपके ग्रह। इसी को पूरा मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, आपका सोलर सिस्टम कहते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से प्यार से समझना है कि ये कौन कौन सी ग्रह है, इनकी क्या क्या विशेषता है। तो आज हम लोग बुध शुक्र को कवर करेंगे और फिर आपके अगले क्लास में पृथ्वी को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। फिर ये जो मंगल है, बृहस्पति है, इनको थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे और इनके उपग्रहों को देखेंगे और इनकी क्या क्या विशेषता होती है उसे देखेंगे। तो थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, अपने बुध ग्रह के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है बुध यानी मरकरी, मरकरी। अब हमें मरकरी के बारे में कुछ समझना है। तो ये जो आपका मरकरी है, आप लोग देख सकते हैं इमेज में भी कि यह क्या है, हमारे सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और आपके सौर मंडल का क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पे लिखना है, जो भी बेसिक बातें, मैं सभी बेसिक बातों को, क्या हो गया जी, जो भी आपकी बेसिक बातें हैं उसे मैं क्या कर रही हूँ, आपको यहाँ पे लिखवाते हुए चल रही हूँ ताकि आप कहीं जाके फंसे ना। देखिए, ये आपका हो गया थोड़ा सा मरकरी, मरकरी। ओहो, ये ऐसे क्यों हो जा रहा है भाई, ये आपका मरकरी हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अपने मरकरी के बारे में जो भी बातें हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि यह सौर मंडल का, यस, यहाँ पे तो सबसे पहले लिखना है कि यह सूर्य का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पे लिखिए, यह सूर्य का सबसे निकटतम, सबसे निकटतम, ओहो, का निकटतम, नियरेस्ट बोल सकते हैं, प्लैनेट है। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तथा आपके सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। अब आपके बुध की क्या एक विशेषता पाई जाती है, विशेषता तो नहीं है इसकी, बोल सकते हैं कि एक अवगुण है, मतलब इसका डिमेरिट है कि यहाँ पर क्या होता है कि इसका वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब इसका वायुमंडल नहीं पाने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंट होता है वह बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे दिन में जितना भी सूर्य आता है वह एकदम बुध ग्रह को गर्म करते जाता है, गर्म करते जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई उसका एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि क्या करे, सूर्य की ऊर्जा को कुछ अवशोषित कर सके। तो दिन में आपका जो टेम्परेचर होता है वह कितना हो जाता है, आपका 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन वही हम लोग अगर रात की बात करें तो रात में जो आपका टेम्परेचर हो जाता है -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे हमारा दिन होता है तो सारी एनर्जी आती है, बुध ग्रह एकदम पूरा गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे रात होता है, सूर्य अपना मतलब सूर्य का सनसेट हो जाता है, तो जितनी भी हमारी ऊर्जा थी वो धड़ाक से ऊपर चली जाती है, क्योंकि उसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं कि क्या करे, जो ऊर्जा है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर दे, क्योंकि हमारा तो वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंट है बहुत अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि बुध का वायुमंडल ना होने के कारण, बुध का वायुमंडल ना होने के कारण, वायु मंडल यानी हमारा एटमॉस्फेयर, जैसे हमारी जो पृथ्वी है वह चारों तरफ से अपने एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है, तभी आपको जो टेम्परेचर है वह अच्छा खासा बना रहता है। नहीं तो अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाता, ठीक है। तो देखिए, बुध का वायुमंडल न होने के कारण, न होने के कारण के कारण यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट बहुत अधिक पाया जाता है, बहुत अधिक पाया जाता है, अधिक पाया
जाता है। अब आपसे पूछेगा कोई कि हमारा ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंट है वह बहुत अधिक पाया जाता है, तो कौन हो जाएगा, हमारा बुध ग्रह हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट में लिख दे रही हूँ कि आपके डे में यानी दिन में जो टेम्परेचर होता है 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वही नाइट की बात करें, अगर रात की बात करें तो रात में आपका जो टेम्परेचर हो जाता है -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि जो हमारा बुध है वह सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, यानी इसका परिक्रमण कितना होता है, कितने दिन का होता है। तो यहाँ पे लिखिए बुध सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर 88 दिन में, 88 डेज डेज में पूरा कर लेता है, पूरा कर लेता है, ठीक है। यानी इसका परिक्रमण काल कितना हो गया, तो 88 दिन हो गया। आपसे कभी कभी तुलना करके पूछ लेता है कि इसमें से किसका जो परिक्रमण काल है वह किसका है, मतलब सबसे कम है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इनका याद करना जरूरी हो जाता है। अब इसके बारे में एक और बात लिखना है कि जो आपका जो आपका बुध ग्रह है इसका एक भी कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए मरकरी, मरकरी हैज नो सैटेलाइट, सैटेलाइट यानी इसका एक भी क्या है, उपग्रह नहीं है। ये आपका बुध ग्रह के बारे में जो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें थी हमने बता दिया। अब आपका एक बस कराएंगे शुक्र ग्रह, ठीक है। तो देखिए बुध क्या हो गया, यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। फिर हमने क्या कहा कि बुध का वायुमंडल ना होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट बहुत अधिक पाया जाता है। दिन में 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो रात में वही -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर का डिफरेंट वो कितना ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि बुध सूर्य का चक्कर आपके 88 दिन में पूरा कर लेता है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि बुध का एक उपग्रह का नाम बता दो, तो जो मरकरी है उसका कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने शुक्र ग्रह पे। देखिए पहला हमारा बुध हो गया, दूसरा शुक्र। तो शुक्र पे आते हैं, शुक्र को अच्छे से करके फिर आपकी जो क्लास है अच्छे से सुखी सुखी समाप्त कर देंगे आज के लिए बस, ठीक है। तो देखिए शुक्र, शुक्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वीनस। तो देखिए ये जो आपकी शुक्र ग्रह होती है यह आकार एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा आकार, आकार एवं व्यास में, व्यास 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 कैसे लिखेगा ऐसे, ठीक है। आकार एवं व्यास में, व्यास व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण, लगभग बराबर होने के कारण, बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह आकार एवं व्यास में क्या है, पृथ्वी के लगभग बराबर है। और यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि यह सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह है। यहाँ पे लिखिए यह सबसे गर्म, यह सबसे गर्म तथा चमकीला, चमकीला ग्रह होता है, चमकीला ग्रह होता है, ठीक है। और इसके बारे में एक विशेषता क्या लिखना है कि यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, घूमता है। यानी यहाँ पे जो सूर्य है पश्चिम, हमारे यहाँ पृथ्वी पर सूर्य जो होता है वह पूरब की ओर उगता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पश्चिम की ओर उगेगा। क्योंकि यह कैसे घूमता है, तो यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो यहाँ पे लिखिए यह एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में
घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो लेकिन ये जो है वह क्या करती है, आपके पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर आपकी चक्कर लगाती है। ठीक है, चक्कर लगाती है, लगाती है। ये हो गया आपका शुक्र ग्रह। और इसके बारे में क्या लिखना है, हमने क्या कहा कि यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वह आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन जो हमारा शुक्र है वह आपके पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं कि यह आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो हमने क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह घूमता है। फिर इसके बारे में क्या अगली विशेषता है, अगली विशेषता क्या है कि यह जो आपका शुक्र है इसके परिक्रमण और इसके घूर्णन काल को देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसके घूर्णन काल की हम बात करते हैं कि यह अपने अक्ष पर आपके 243 दिन में क्या करता है, एक चक्कर लगाता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो वह आपके 243 दिन में। और अगर इसके परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण काल की, तो वह कितना हो जाता है आपका 225 डेज, यानी 225 डेज। अब एक शुक्र के बारे में आपको क्या बात जानना है कि जो हमारा शुक्र का एटमॉस्फेयर होता है, इसके एटमॉस्फेयर में जो CO2 की मात्रा है वह क्या होती है, 90 से 92% तक पाया जाता है। जिस कारण क्या होता है, यहाँ पर उमस पैदा होता है। आप सभी को पता होगा कि हमारा CO2 क्या करता है, ये हमारी अर्थ हो गई, यानी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में यहाँ पर CO2 है। तो CO2 क्या करता है कि जैसे हमारे पृथ्वी द्वारा रेडिएशन जो छोड़ा जाता है उसे क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, यानी रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता है, जिस कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वह बना रहता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो CO2 की मात्रा ज्यादा नहीं पाई जाती है। ठीक है, ज्यादा नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पे ये कुछ ज्यादा कमी नहीं करता है, मतलब गलत, मतलब कि गड़बड़ नहीं करता है। लेकिन आपके शुक्र ग्रह पे क्या होता है कि जो CO2 की मात्रा है वह आपके 90 से 92% तक पाया जाता है, यानी जितना भी हमारा ऊर्जा निकलता है शुक्र ग्रह से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो CO2 है उसे वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जहां पर वहां पे उमस पैदा हो जाता है। तो वहां पे तो मानव जीवन का संभव ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कि इसके एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा आपके 90 से 92% तक पाया जाता है। 90 से 92% तक पाया जाता है। ठीक है, जिस कारण यहाँ पे क्या होता है, उमस पैदा होता है, जिस कारण यहाँ पर उमस पैदा होता है, उमस पैदा होता है। और इसके भी क्या है, एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये हो गया आपका शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, और आपके सूर्य के बारे में जो भी जानकारियां थी उसको हमने देख लिया। अब आपका जो क्लास है आज के लिए बस इतना ही तक रखते हैं, और जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हमारी बच गई हैं उससे हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और कहीं पर भी अगर डाउट है, कुछ भी डाउट पूछना होगा तो आप एक बार कमेंट में मतलब लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।